हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग को राधे जीएस इनसाइड में। और जैसा कि हम लोग डिकोड एग्जाम का प्रैक्टिस सेट आर ओ से संबंधित प्रैक्टिस सेट उसको सॉल्व कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 तक सॉल्व कर चुके हैं। और जो उसे आप लोग नहीं देखे होंगे तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अभी मेरे बोलने में या किसी प्रश्नों को उच्चारण करने में कोई शब्द गलत हो जा रहा है या कहीं कुछ मतलब कुछ दिखे गलत है तो मैं चाहूँगा कि उसका सुझाव आप लोग कमेंट बॉक्स में दें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो ज़्यादा देरी ना करते हो, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का ये पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कि पहला प्रश्न ही कथन कारण से संबंधित है। तो पहला प्रश्न है ये है कि नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन पहला कह रहा है राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। तो ये क्या है? सही है। पहला ही क्या है? सही है, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। संसद का अंग भले ही होता है लेकिन सदस्य किसी का नहीं होता है। अगला, एक संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। संसद जो है राष्ट्रपति और दोनों सदनों अर्थात लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनते हैं। तो ये कारण भी क्या है? सही है। अब दोनों देखिए, कथन और कारण तो दोनों सही है, लेकिन अब देखेंगे कि जो कारण है इसका सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तब क्या करें ना, देखिए ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए कथन के पढ़ेंगे और कथन के बाद से क्योंकि लगा देते हैं। क्योंकि पढ़ लगाने के बाद तुरंत कारण पढ़ लेते हैं। और कारण और जो देखेंगे कि सही और जो लग रहा है कि हाँ इसका जो कथन का ये सही व्याख्या हो रहा है, मतलब सही लग रहा है, तो सही कर देंगे। अब वो ऑल ऑप्शन कर देंगे जिसमें कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है सही व्याख्या कर रही है। तो इसको हम इसलिए ऐसे पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होता है। और आगे क्या कर देंगे? क्योंकि संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। तो ये देखिए कोई उचित कारण नहीं बन रहा है। ठीक है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और संसद राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनता है, कोई कारण नहीं लग रहा है। इसलिए कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल तीनों पदों का कार्यभार संभाला? बीडी जत्ती, बीबी गिरी, किया नारायण या शंकर दयाल शर्मा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो बीबी गिरी थे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मुख्यमंत्री के उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रह चुके हैं और उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखते हैं कि अगला प्रश्न संख्या 3 है। विश्व में सर्वाधिक कोयला भंडार किस देश में उपलब्ध है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, रूस में, ऑस्ट्रेलिया में या चीन में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो विश्व में सर्वाधिक कोयला जो भंडार है ये सर्वाधिक क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। और जो चीन है ना, ये उत्पादन में पहला स्थान है, जबकि भंडारण में सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। और वहीं दूसरा स्थान देखें तो दूसरा स्थान आता है भंडारण में रूस का ही आता है। किसका? रूस का ही आता है। ठीक, अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पूछ रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल दिया है, दूसरी तरफ जिला दिया है। तब पहला दे रहा है कि मलिक मोहम्मद जायसी की मजार। पूछा कौन सही सुमेलित है, तो पहला है मलिक मोहम्मद जायसी की मजार। तो ये क्या है? गलत है, जो क्योंकि ये सामने दिया अमेठी जिला, तो ये अमेठी जिला में नहीं है। सॉरी, हाँ ये सही है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। मलिक मोहम्मद जायसी की जो मज़ार है ये कहाँ है? अमेठी में है। उसके बाद जेतवन बिहार दिया है। क्या? जेतवन बिहार। तो ये क्या दिया है? कुशीनगर। तो जेतवन बिहार जो है ये कुशीनगर में नहीं है, बल्कि कहाँ है? ये श्रावस्ती में है। कहाँ है? ये श्रावस्ती में है। और उसके बाद से मणि पर्वत दिया है। क्या दिया है? मणि पर्वत। तो ये श्रावस्ती में नहीं है, ये अयोध्या में है। मैं बोल दे रहा हूँ, सुन लीजिए आप लोग और नोट कर लीजिएगा, इस पर लिखा नहीं जा रहा है। ये जो मणि पर्वत है कहाँ? अयोध्या में। उसके बाद सुकवा डुकवा बांध कहाँ पे फेमस है? कई आप लोग पढ़े होंगे। जो ये सुकवा डुकवा बांध है ये कहाँ है? ये झांसी में है। सुकवा डुकवा बांध कहाँ है? झांसी में है। ठीक, अर्थात तीनों ये कथन गलत है। देखिए कुशीनगर में जो है ना ये रामाभारू स्तूप है। ठीक, और सभी लोग पता होगा कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। हालांकि मेरा होम टाउन भी कुशीनगर ही है, तो इसलिए मैं यहाँ के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अगला प्रश्न है 5वां कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक, एक तरफ कार्बनिक पदार्थ दिया है, दूसरे तरफ स्रोत दिया है। तो देखिए सेलुलोज जो होता है ना, किस में
मतलब किसका मतलब इसका स्रोत क्या होता है, जो सेलुलोज का स्रोत क्या होता है, ये सेलुलोज का जो स्रोत होता है पौधे होते हैं। क्या होते हैं? पौधे। अर्थात किसका सुमिलित हो रहा है? ए का सुमिलित हो रहा है किससे? थर्ड से। ठीक। अगला है यूरिया। तो यूरिया किससे सुमिलित होगा? तो यूरिया का स्रोत क्या है? तो यूरिया का स्रोत क्या है? जानवर ही है। ठीक। यूरिया का स्रोत क्या है? जानवर। इसलिए बी का किससे सुमिलित हो जाएगा? बी का सुमिलित होगा आपका 4 से। बी का सुमिलित होगा 4 से। ठीक। बी का सुमिलित होगा 4 से। अब देखेंगे नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन किसका मतलब नेफ्थलीन का स्रोत क्या है? कोयला। नेफ्थलीन का स्रोत क्या है? कोयला। अर्थात क्या था ये? ए का थर्ड था ना। हाँ, ए था, बी का 4 था और सी का क्या हुआ? सी का हो जाएगा आपका 1। ठीक। और उसके बाद मिथाइल अल्कोहल। डी का क्या हो जाएगा? एक ही बच रहा है अर्थात लकड़ी, इसलिए मिथाइल का क्या हो जाएगा? अच्छा, डी का क्या हो जाएगा? 2। अब देख लेते हैं, सॉरी डी है, तो डी का 2। अब देख लेते हैं, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 किस ऑप्शन में है? तो ए का 3 था, बी का 4 था अर्थात, और सी का 1 था, डी का 2 था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और सॉरी, ए नहीं, बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या करा कि अगला प्रश्न कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुनियादी रूप से पिछड़े सीमावर्ती क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? 8 अगस्त 2017, 13 अगस्त 2017, 24 जनवरी 2017 या 24 जनवरी 2020? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 2018। 24 जनवरी, अच्छा आपको पता होगा कि 24 जनवरी क्या है? तो 24 जनवरी का उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। तो 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुनियादी रूप से पिछड़े सीमावर्ती क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न संख्या 7 देख रहे हैं क्या कह रहा है कि नुल्लर बोर का मैदान किस देश में अवस्थित है? ये जो नुल्लर बोर है, प्रश्न संख्या कह रहा है कि 7 के नुल्लर बोर का मैदान किस देश में अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया में है, अर्जेंटीना में है, रूस में है या दक्षिण अफ्रीका में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो नुल्लर बोर की मैदान है ये कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में है। अगला प्रश्न कर रहा है, कपुआस नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? कपुआस नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह विश्व की सबसे लंबी द्वीपीय नदी है। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि यह विश्व की सबसे लंबी द्वीपीय नदी है। तो पहला ही कथन क्या है? गलत है। अगला, यह इंडोनेशिया के बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। तो ये भी कथन क्या है? गलत है। अच्छा, दोनों कथन इसका क्या है? हो सॉरी, लगता है ये गलत हो गया, इसको दोबारा पढ़ते हैं। ठीक है। कपुआस जो नदी है, कपुआस नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये विश्व की सबसे लंबी द्वीपीय नदी है, तो ये पहला कथन सही है। और ये इंडोनेशिया बोर्नियो द्वीप पर स्थित है, तो दूसरा भी कथन क्या है? इसका सही है। इसका इसलिए दोनों कथन ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 क्या है? दोनों सही है। और थोड़ा सा कपुआस नदी के बारे में देखें तो ये विश्व की सबसे जो लंबी नदी, द्वीपीय नदी, ये तो दिया ही है। और ये इसकी जो कुल लंबाई है ना 1143 किलोमीटर है। कितनी है? 1143 है इसकी लंबाई कुल। ठीक। और ये इंडोनेशिया की भी सबसे लंबी नदी है और ये नदी दक्षिण चीन सागर में अपना जल को प्रवाहित करती है। अगला प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। धुरिया लोक नृत्य के प्रश्न संख्या का 9 का धुरिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है? पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड, रुहेलखंड? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुंदेलखंड। ये जो धुरिया लोक नृत्य है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में किए जाने वाला प्रसिद्ध नृत्य है। और ये जो ये नृत्य है बुंदेलखंड के प्रजापति अर्थात जो कुम्हार लोग होते हैं, जो देखे होंगे कि जो दिया बनाते हैं, घड़ा बनाते हैं, सुराही बनाते हैं, ये लोग, इन लोगों के द्वारा स्त्री का वेश धारण करके, हम जो पुरुष होते हैं अर्थात स्त्री का वेश मतलब वस्त्र पहन के धारण करके ये नृत्य करते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न करा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? उच्च न्यायालय और दूसरा अगला इसका क्या है? स्थापना वर्ष।
तो इसमें दे रहा है कि पहला कि दिल्ली उच्च न्यायालय जो दिया है 1969, दिल्ली उच्च न्यायालय दिया है 1969, तो ये क्या है, सही है। कौन सा युग में सही सम्मिलित है, ये गलत है, सॉरी, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1969 में नहीं हुई थी, ये गलत है। क्योंकि जो दिल्ली उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना 1969 में नहीं बल्कि 1966 में हुई थी। कब हुई थी, 1966 में हुई थी। ठीक, अगला है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। तो गुवाहाटी जो उच्च न्यायालय है इसकी जो स्थापना हुई थी 1948, हाँ, इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, पूछा कौन सही सम्मिलित है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, और जो गलत है वो हम लोग देख लेते हैं। तो दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना 1966 में हुई थी, ये तो हम देखें। उसके बाद हिमाचल उच्च न्यायालय क्या दिया है, हिमाचल उच्च न्यायालय। तो हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 1971 में हुई थी। कब हुई थी, 1971 में। उसका पटना उच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी ये 1916 में हुआ था। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, 1916 में हुआ था। इसलिए इसका पूछा कौन सही सम्मिलित है, 20 सही सम्मिलित है, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाउ टू पे फॉर द वार पुस्तक किसने लिखी है। हाउ टू पे फॉर द वार पुस्तक किसने लिखी, गुन्नार मिडल, अल्फ्रेड मार्शल, जॉन मेडान किन्स या मारिस ए मारिस। तो 12वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, वो लगता है एक प्रश्न छूट गया हम लोग से, कोई नहीं, इसको हम लोग पहले 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न क्या है कि हाउ टू पे फॉर द वार प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन मेडान किन्स। 12वां का सही आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, जॉन मेडान किन्स। और 11 जो प्रश्न था वो हम लोग देख लेते हैं कि एथिलीन की उच्च सांद्रता कब का मतलब, एथिलीन की उच्च सांद्रता पाई जाती है किसमें, हरा सेब में, ताज़ा आलू में, पका केला में या हरा केला में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन की जो उच्च सांद्रता होती है पका केला में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक, प्रश्न संख्या 12 हो गया था, अब 13 देखते हैं क्या कर रहा है। भारत की आज़ादी से पहले कांग्रेस के 3 क्रमशः 1899, 1916 और 1936 लखनऊ में आयोजित किए गए थे। निम्नलिखित में किसने इसमें से किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। प्रश्न संख्या क्या है, 13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो 1899 में जो, इसका सही आंसर होगा रमेश चंद्र दत्त, दिनसा ईदुल्ची वाचा या पंडित जवाहरलाल नेहरू या अंबिका चरण मजूमदार। तो देखिए जो 1899 का जो ये मतलब कांग्रेस का जो क्या कहते हैं, कहाँ गया, एक मिनट, 1899 का जो ये अधिवेशन हुआ था इसको किसने किया था, तो रमेश चंद्र दत्त ने इसकी अध्यक्षता किया था। 1899 की अध्यक्षता किसने किया था, रमेश चंद्र दत्त ने। और उसके बाद से 1916 का किसने किया था, तो अंबिका चरण मजूमदार। ये 1916 में थे, 1916 के अंबिका चरण मजूमदार थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू कब की अध्यक्षता किया था, तो 1936 में। और ये जो ये दिनसा ईदुल्ची वाचा जो हैं ये 1901 में आयोजित कांग्रेस के, ये भी कांग्रेस के सदस्य थे लेकिन लखनऊ के नहीं बल्कि 1901 में कलकत्ता में जो अधिवेशन आयोजित किया गया था उसके जो ये क्या थे, ये उसके अध्यक्ष थे। ठीक, 1901 में थे दिनसा ईदुल्ची वाचा, बाकी रमेश चंद्र दत्त, पंडित जवाहरलाल नेहरू, अंबिका चरण मजूमदार ये यूपी से संबंधित हैं। अगला प्रश्न कर रहा है प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित संधियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। एक दे रहा अमृतसर की संधि, सालबाई की संधि, बसीन की संधि या श्रीरंगपट्टम की संधि। तब सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कौन सी संधि कब पहले हुई थी। तो ये जो सालबाई की पहले हम देखते हैं अमृतसर की संधि। ठीक, तो जो अमृतसर की संधि हुई थी 1809 में हुआ था। कब हुआ था, तो ये 1809 में। उसके बाद से क्या है, सालबाई की संधि। ये सालबाई की जो संधि हुई थी 1782 में। कब हुआ था, ये 1782 में। और ये हुआ था पेशवा और अंग्रेजों के मध्य। जो सालबाई की संधि है पेशवा और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। उसके बाद है श्रीरंगपट्टम की संधि, ये हुआ था 1792 में। 1792 में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। उसके बाद बसीन की संधि, ये 1802 में हुआ था। कब हुआ था, तो ये 1802 में हुआ था।
अब देखेंगे कौन सा पहले है। देख तो 1782 क्या है पहले, जो है साल बाई की संधि। अब देखेंगे 2 किस ऑप्शन में जो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ए में भी है, बी में भी है, डी में भी है और सी में भी है। तो उसके बाद से साल बाई की संधि के बाद से देखेंगे 1700 क्या आ रहा है 92। तो 2 के बाद से क्या आएगा 4, ठीक, 2 के बाद 4 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद से साल बाई की संधि, उसके बाद से बसीन की संधि जो 1802 है। उसके बाद अर्थात 2 4 3, उसके बाद एक बच रहा है अमृतसर की संधि अर्थात 1। अब देखें 2 4 1 3 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है 2 4 1 3, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है अस्थि एवं दांत निर्माण में मुख्य रूप से किन तत्वों की आवश्यकता होती है। अस्थि और दांत निर्माण में मुख्य रूप से किन तत्वों की आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैल्शियम और मैग्नीशियम। देखिए ये तो नहीं होता है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम तो होता है लेकिन मैग्नीशियम की आवश्यकता नहीं होती है। उसके बाद कैल्शियम आयरन, ये भी नहीं है। उसके बाद कैल्शियम है फास्फोरस, तो ये है ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता अस्थि और दंत निर्माण में होता है। अगला प्रश्न है जल शक्ति अभियान क्या है, कि जल शक्ति अभियान कैच द रेन को सर्वप्रथम किस वर्ष शुरू किया गया था, 2019 में, 2020 में, 2021 में या 2022 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो जल शक्ति अभियान कैच द रेन शुरू किया गया था कब, 2021 में। और ये शुरू किया गया था 22 मार्च 2021 को, जो विश्व जल दिवस के अवसर पर इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। अगला प्रश्न 17 देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के तहत राज्य विधानमंडलों के सचिवालय के लिए प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 17 क्या कर रहा है, तो ये पहला जो कथन है सही है, पहला कथन क्या है गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 188 के तहत राज्य विधानमंडलों के सचिवालय के लिए प्रावधान किया गया है। तो ये क्या ना, ये यहाँ पे 187 नहीं, यहाँ पे 188 नहीं, यहाँ पे 187 है। ये जो प्रावधान किया गया सचिवालय का 187 अनुच्छेद 187 के अंतर्गत किया गया है। उसके बाद दूसरा कथन जो कह रहा है कि किसी राज्य की विधानसभा का सचिवालय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन और नियंत्रण में कार्य करता है। तो ये भी क्या है, दूसरा भी कथन क्या है गलत है। कि ये गलत इसलिए है कि किसी भी राज्य की जो विधानसभा का जो सचिवालय होता है वह या सचिवालय संबंधित होता है जो उस संबंधित राज्य के विधानसभा अध्यक्ष के, न कि मुख्यमंत्री के। तो विधानसभा अध्यक्ष के मार्गदर्शन और नियंत्रण में कार्य करता है, इसलिए दूसरा कथन भी क्या है गलत है। और पूछा कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, न तो 1 न तो 2। नेक्स्ट प्रश्न है कि मौर्य काल में प्रचलित तीर्थ शब्द किस शब्द को संदर्भित करता है। मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों के समूह को, मौर्य काल में सरकारी भूमि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, या ग्राम प्रशासन का प्रबंधन करने वाली समितियां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 18 है, तो इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए। मौर्य काल में प्रचलित तीर्थ शब्द किसे संदर्भित करता है, तो मौर्य प्रशासन में शीर्ष अधिकारियों के समूह को। अगला प्रश्न है भारत का पहला हरित गांव खनोमा किस राज्य में स्थित है। भारत का पहला हरित गांव जो है, ये भी प्रश्न पूछ देगा कि भारत का पहला हरित गांव क्या है, कौन ऐसा है, तो खनोमा है। और ये पड़ता किस राज्य में है, तो ये पड़ता है आपका मणिपुर में, ऑप्शन दिया नागालैंड में, मेघालय में, मिजोरम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड में। ये जो खनोमा जो गांव है ये नागालैंड में पड़ता है। उसका नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 कि किसी देश की अर्थव्यवस्था में घरेलू वित्तीय बचतों का निम्नलिखित में से क्या महत्व होता है। किसी देश की अर्थव्यवस्था में घरेलू वित्तीय बचतों का निम्नलिखित में से क्या महत्व होता है। आपका कथन ये दे रहा है कि यह सरकार के राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण का एक प्रमुख साधन है। ये भी क्या है, पहला कथन क्या है सही है, ठीक। दूसरा कथन दे रहा है कि इससे निवेश के लिए सभी पूंजी प्राप्त होते हैं, इससे निवेश के लिए, तो ये भी कथन क्या है सही है, इससे निवेश के लिए पूंजी प्राप्त होते हैं। उसके बाद समृद्धि के लिए विदेशी पूंजी पर निर्भरता कम होती है, तो ये भी कथन क्या है सही है। अर्थात तीनों कथन क्या है सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 1 और 2 3 तीनों क्या है सही है।
अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सन्याल को आजीवन काला पानी की सजा किस देश में हुई थी, किस केस में हुई थी? तो बनारस षड्यंत्र केस, काकोरी ट्रेन का केस, या मेरठ षड्यंत्र केस, या अलीपुर बम कांड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो प्रसिद्ध क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सन्याल को आजीवन काला पानी की सजा जो हुई थी। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनारस षड्यंत्र केस। इसको आप लोग चेक कर लीजिएगा, मुझे तो लग रहा है यही बनारस षड्यंत्र केस ही होगा, तो आप अपने स्तर पे एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22, इजराइल की सीमा निम्नलिखित में किस देश से नहीं लगती है? जॉर्डन से, लेबनान से, मिस्र से, या सऊदी अरब से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये जो सऊदी अरब है इसकी जो सीमा है ये इजराइल से नहीं लगती है, अर्थात जॉर्डन, लेबनान, मिस्र इन सब की सीमा इजराइल से लगती है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 है कि स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस स्मारकों और स्थलों के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल, 18 अप्रैल, 20 अप्रैल या 23 अप्रैल। तो इसका सही आंसर होगा 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अगला है कि निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जतिन दास की भूख हड़ताल के कारण मृत्यु। पहला कथन क्या है? जतिन दास के भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हो गई थी। तो ये कब हुआ था? और यही जतिन दास जी हैं, ये 63 दिनों का भूख हड़ताल किए थे और इनका जो मृत्यु हुआ था लाहौर के सेंट्रल जेल में हुआ था। और ये हुआ था कब? 13 सितंबर 1931 को। 13 सितंबर 1929 को। तो ये कब हुआ था? 1929 को हुआ था, ठीक। अगला है कि मदन लाल ढींगरा द्वारा करजन वायली की हत्या। जो मदन लाल ढींगरा द्वारा करजन वायली की जो हत्या हुई थी ये हुआ था 1 जुलाई को। ये हुआ था 1 जुलाई 1909 को। हम लोग केवल डेट ही लिखते हैं, 1 जुलाई 1900, मतलब केवल सन ही लिखते हैं, 1909 को। और 1 जुलाई 1909 को इन्होंने मदन लाल उसको मारा था। किसको मारा था? ये मारे थे आपका शायद, हाँ, करजन वायली को मारे थे। और 17 अगस्त 1919 को इनको फांसी दे दी गई थी। उसके बाद से चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु। तो चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब हुआ था? 1931 में हुआ था। और नेक्स्ट है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी। तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो फांसी दिया गया था ये 23 मार्च 1931 को दिया गया था, ठीक। 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। और चंद्रशेखर आज़ाद की जो मृत्यु हुई थी ये 27 फरवरी को हुई थी, अर्थात 4 से पहले 3 आएगा। अब देखेंगे सबसे पहले क्या आ जाएगा? 1909। और 1909 क्या है? 2। अब देखें 2 किस मतलब 2, उसके बाद क्या आ जाएगा? 2 के बाद से 1 आ जाएगा, उसके बाद से क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, 2 1 3 4। अब देखते हैं 2 1 3 4 किस ऑप्शन में है। तो 2 1 3 4 ऑप्शन नंबर किस में है? बी में, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद पूर्व संवैधानिक कानून के प्रभावी रूप से जारी रखने से संबंधित है? अनुच्छेद 371, अनुच्छेद 372, अनुच्छेद 373 या अनुच्छेद 375? तो सही आंसर इसका अनुच्छेद 372। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पूर्व संवैधानिक कानून का प्रभावी रखने में जारी करता है? तो अनुच्छेद 372। अगला प्रश्न है अफ्रीका के प्रसिद्ध विक्टोरिया झील की सीमा किस देश से नहीं लगती? केन्या, तंजानिया, युगांडा और रवांडा। तो इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 26 का, ऑप्शन नंबर डी। ये जो अफ्रीका की जो विक्टोरिया झील है वो केन्या, तंजानिया और युगांडा से सीमा साझा करती है, बल्कि रवांडा से सीमा साझा नहीं करती, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सीमा नहीं लगती है। अगला प्रश्न टार्न झील। टार्न झील है टार्न झील क्या है भाई? तो ये टार्न जो झील है एक मरुस्थलीय झील है, एक ग्लेशियर झील है, या एक गोखुर झील है, या क्रेटर झील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी बी। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक ग्लेशियर झील है। टार्न झील क्या है? एक ग्लेशियर झील है। और टार्न या जो इसी को सर्क झील भी कहते हैं, तो ये एक हिमनद निर्मित झील है और ये बहुत छोटी होती है तथा पर्वतीय क्षेत्रों में बनती है। और भारत में टार्न झीलों के कुछ उदाहरण देखा जाए तो जैसे कि हिमाचल प्रदेश में सूरजताल, चंद्रताल, उत्तराखंड में जो रूपकुंड तथा कश्मीर घाटी में जो एक गंगाबल झील है इसी का टार्न झील का ही उदाहरण है, अर्थात ये ग्लेशियर से संबंधित है। अगला प्रश्न दे रहा है कि
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भौतिक राशि और दूसरी तरफ मात्रक दिया था। दबाव का मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है। लेंस की क्षमता क्या होती है? डायोप्टर होती है। नाभिक की लंबाई क्या किससे नापा जाता है? नाभिक की लंबाई फर्मी में। और जो चुंबकीय फ्लक्स दिया है हेनरी, तो चुंबकीय फ्लक्स का हेनरी नहीं होता है, क्या होता है? मात्रक वेबर। इसका मात्रक क्या हो जाता है? वेबर। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को ए तथा दूसरे को आर से चिन्हित किया गया है। बादलों में बिजली की चमक गड़गड़ाहट से पहले दिखाई देती है, तो कथन क्या है? सही है। ठीक, कारण उसका दे रहा है प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक, प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक होता है, तो कारण भी क्या है? सही है। अब आगे कथन में क्योंकि लगा कर पढ़ेंगे कि व्याख्या कर रहा है कि नहीं, ये देखने के लिए। तो बादलों में बिजली की चमक गड़गड़ाहट से पहले दिखाई पड़ती है क्योंकि प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से अधिक है। सही लग रहा है ये व्याख्या कि हाँ भाई ऐसा है, तो मतलब ध्वनि का वेग ज़्यादा है, इसलिए मतलब प्रकाश पहले दिखाई देता है। मतलब प्रकाश का वेग ज़्यादा है इसलिए प्रकाश पहले दिखाई देता है, ध्वनि का वेग कम है तो इसलिए ध्वनि बाद में दिखाई देता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोनों ए तथा आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 30वां प्रश्न संख्या 23 पूछा निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? बेतवा यमुना नदी से झांसी में मिलती है। बेतवा जो है यमुना नदी से झांसी मिलती है, ये कथन क्या है? गलत है, क्योंकि बेतवा नदी जो है यमुना नदी से बेतवा यमुना नदी से झांसी मिलती है, ये कथन क्या है? गलत है। तो पहला कथन क्या है? गलत है, क्योंकि जो बेतवा नदी है ये हमीरपुर जिले में ही मिलती है। ये बेतवा नदी हमीरपुर जिले में से मिलती है, जबकि और यहीं पे केन नदी के बारे में दे रहा है, केन नदी यमुना नदी से हमीरपुर में मिलती है, ये भी गलत है। क्या गया है? दूसरा कथन भी क्या है? गलत है, क्योंकि जो केन नदी है ये यमुना में भोजा जो बांदा के पास है वहाँ पे मिलती है, न कि हमीरपुर में, और न ये बेतवा न ही झांसी से संबंधित। इसलिए दोनों कथन क्या हो जाएगा? नो तो 1 नो तो 2, अर्थात कोई में से दोनों में से कोई सही नहीं है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट के सही कूट का चयन कीजिए। हम लोग इसको एक बार मिला लेते हैं कि कौन कहाँ से है, फिर आगे देख लेते हैं। चित्रगुप्त जो मंदिर है, पहला क्या दे रहा है? चित्रगुप्त मंदिर, ये कहाँ है? कांची, जो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, अर्थात ए का किससे सुमिलित होगा? 2 से सुमिलित होगा। ठीक, उसके बाद से क्या है? रुद्रेश्वर मंदिर, ये जो रुद्रेश्वर मंदिर है ये कहाँ पड़ता है? तेलंगाना में, अर्थात बी का किससे सुमिलित होगा? बी का सुमिलित होगा 1 से। फिर उसके बाद 64 योगिनी मंदिर, तो ये 64 योगिनी जो मंदिर है ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में है, अर्थात सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा आपका 4th। और उसके बाद से चेन्ना केशव मंदिर, ये चेन्ना केशव मंदिर कहाँ है? कर्नाटक में, अर्थात डी का क्या हो जाएगा? 3rd। अब देखें ए का 2 और ए का 2, बी का 1 और सी का 4 और डी का 1 किस ऑप्शन में है, तो देख लेते हैं आगे। ऑप्शन नंबर सी में था। ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3rd। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? सही है, इसलिए क्या ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका सी, ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन से एक नर्मदा की सहायक नहीं है? नर्मदा की प्रश्न पूछ रहा है कि नर्मदा की कौन एक सहायक नदी नहीं है? तो पहला दिया है तवा नदी, शक्कर नदी या दूध नदी या अरडावती नदी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो अरडावती नदी है ये नर्मदा की एक सहायक नदी नहीं है। ये जो अरडावती नदी नर्मदा की एक सहायक नदी नहीं है, बल्कि ये तापी की है। ये अरडावती नदी किसकी सहायक नदी है? तापी की। ठीक, ये तापी की सहायक नदी है, इसलिए बाकी तवा, दूध और शक्कर ये किसका है? नर्मदा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सी एक नदी नर्मदा की सहायक नदी नहीं है पूछा है, तो अरडावती नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो गया। अगला प्रश्न संख्या 33 का रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में दुर्लभ मिट्टी, करेली मिट्टी से बनी पर्यावरण फ्रेंडली मूर्तियों को एवं बर्तनों को देश विदेश में अच्छी मांग है? तो खुर्जा से, मिर्जापुर से, हाथरस से या आजमगढ़ से? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्जापुर से। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्रों में दुर्लभ कोरेली मिट्टी से बनी पर्यावरण फ्रेंडली मूर्तियां एवं बर्तनों को देश विदेश में अच्छी खासी मांग मिल रही है? ये मिर्जापुर है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है? सही है।
नेक्स्ट है चौथा 34 प्रश्न कि किस मुगल बादशाह ने मकसूबाबाद नामक शहर की स्थापना की जो बाद में मुर्शिदाबाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किस मुगल बादशाह ने मकसूदाबाद, तो ये अकबर है, शाहजहां है, औरंगजेब है, बहादुर शाह जफर। तो इसकी मकसूदाबाद की स्थापना किसके ने की थी, तो ये अकबर ने किया था। प्रश्न संख्या ए है, ये अकबर ने इसकी स्थापना किया था। अगला प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश के विभिन्न संगीत घरानों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ कलाकार है, उनके संबंधित घराना दे दिया है, ठीक है। तो पहला जो प्रश्न ये प्रश्न कौन सा है, 35। तो बिंदादिन महाराज जो है ये किससे संबंधित हैं, बिंदादिन जो महाराज थे ये संबंधित है आपके लखनऊ घराना से। किससे, लखनऊ घराना से, अर्थात किससे सुमिलित जाएगा, ए का थर्ड से जाएगा, ए का थर्ड। और ये जो बिंदादिन महाराज थे ये बिंदादिन महाराज लखनऊ घराने से समझते। अब बिंदादिन अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में कथक नृत्य क्या करते थे। नेक्स्ट है ध्रुव तारा जोशी, ध्रुव तारा जोशी ये कहाँ है, तो ये किससे संबंधित है, इटावा घराने से संबंधित है, अर्थात बी का किससे सम्मिलित है, वंश से। नेक्स्ट है भीमसेन जोशी, ये जो भीमसेन जोशी हैं ये किराना घराने से संबंधित हैं। अब एक ही बचे केसर बाई केरकर, तो केसर बाई केरकर जो हैं ये बच जाएंगे, किससे हो जाएंगी, तो ये चली जाएंगी आपका ए का डी का 2 से। ए सुमिलित है किससे, थर्ड से, बी सुमिलित है 1 से, सी सुमिलित है 4 से, सी सुमिलित है 4 से और डी संबंधित है 2 से। अब देखते हैं किस ऑप्शन में ये तीनों के तीनों सही है। ए का थर्ड, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। डी का क्या है भाई, अतरौली घराना, डी का 2। अब ये देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो क्या था, ए का था कितना, कहाँ गया हाँ तो ए का था, बी का, ए का थर्ड था भाई, हम देखते हैं एक मिनट। हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न, अर्थव्यवस्था में बुल और बियर शब्दावली का संबंध किससे संबंधित है, प्रतिभूति बाजार से, शेयर बाजार से, मुद्रा परिवर्तनीयता से या ई कॉमर्स बाजारों से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेयर बाजारों से। जो शेयर बाजार, बुल और बियर जो शब्दावली है ये शेयर बाजार से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, ये क्या है, सही है। 37 का क्या है, पहला कथन क्या है, सही है। उसके बाद रक्त में अधिकतम पोषक तत्व तो बड़ी आंत से अवशोषित होता है, दूसरा कथन क्या है, गलत है। दूसरा कथन क्या है, गलत है, क्योंकि भोजन का जो पूर्ण पाचन होता है ये तो देखिए ये तो छोटी आंत में होता ही है, साथ ही रक्त में से जो अधिकतम पोषण जो होते हैं तब तो ये छोटी आंत से ही अवशोषित होता है, न कि रक्त में पोषक तत्व तो बड़ी आंत से है। इसलिए ऑप्शन केवल एक सही है और केवल एक मिल जाएगा आपका किस में, ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बगीचे में खेलते समय एक बच्चे ने अचानक एक संवेदनशील पौधे मिमोसा पुटिका को छू लिया जिससे उसकी पत्तियां मुरझा गई हैं। किस प्रकार की परिघटना को प्रदर्शित करता है, अंतःशोषण, प्रकाश अनुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन या स्फीति दबाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर डी, स्फीति दबाव। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, स्फीति दबाव। बगीचे में खेलते समय बच्चे ने अचानक एक संवेदनशील पौधा मिमोसा पुटिका को छू लिया। देखिए बचपन हम लोग को भी याद है कि एक पौधा आता था जो हम लोग छुई मुई बोल देते हैं, उसके पत्तों को छूने से वो तुरंत मतलब सिकुड़ जाता था अपने आप में। तो शायद उसी पौधे की कहीं बात कर रहा हूँ कि उसी मतलब घटना को, तो मिमोसा पुटिका को छू लिया जाने जिसकी उसकी पत्तियाँ मुरझा गई, इस प्रकार की परिघटना को क्या कहते हैं, तो इस प्रकार की घटना को कहते हैं स्फीति दबाव, ठीक, स्फीति दबाव कहते हैं। प्रश्न संख्या 39 कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में चोल साम्राज्य के अंत का स्पष्ट विवरण अमीर खुसरो के किस प्रसिद्ध कृति से प्राप्त होती है, खजाइल उल फुतह, मिफ्ता उल फुतह, आशिका या नो सिपहर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खजाइन उल फुतह
खजाइन उल फतूह से अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में चोल साम्राज्य के अंत का स्पष्ट विवरण मिलता है। खजाइन उल फतूह। अगला प्रश्न 40 का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कायथा कर्नाटक दिया है, उसके बाद चिरांद क्या दिया है? बिहार, ये भी क्या है? सही है। पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो ये सॉरी ये जो कायथा ये कर्नाटक में नहीं है, ये कहाँ है आपका? ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पड़ता है? एमपी में पड़ जाता है, ठीक, मध्य प्रदेश, अर्थात जहाँ उज्जैन वाला जो एरिया है वहाँ पे है कायथा। उसके बाद चिरांद क्या है? ये भी सही सुमेलित है, बिहार में है। उसके बाद पांडु राजा ढिबी, ये क्या है? पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कायथा जो है कर्नाटक का नहीं बल्कि मेरठ का था। अगला है प्रश्न संख्या 41 कि ये कौन सा था? हाँ, ये प्रश्न संख्या 40 था। अब पढ़ेंगे, देखेंगे 41 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए कि नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला क्या दिया है? सातवाहन वंश। तो सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? तो सिमु किया था। उसके बाद चाहमान वंश, तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो वासुदेव ने किया था, ठीक। उसके बाद कलचुरी, जो कलचुरी इसकी स्थापना किसने किया था? तो वामराज देव ने। किसने? वामराज देव ने। उसके बाद एक ही बचा चंदेल, तो चंदेल की स्थापना किसने किया था? तो नन्नुक ने। अब जिसका सही सुमेलित करके मिला लेंगे। तो ये किससे गया था? 4। सातवाहन किससे था? सातवाहन किससे था? समुख से, अर्थात एक का किससे सम्मिलित होगा? 4 से। उसके बाद चाहमान जो था, ये चाहमान जो है वासुदेव से संबंधित है, मतलब इसके संस्थापक था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी का किससे हो जाएगा? बी का 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट है कलचुरी, सी, अर्थात कि कलचुरी किससे था? वमराज से, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा 3rd का 2। और एक ही बचा है चंदेल, तो चंदेल जो किससे जाएगा? नामराज देव, अर्थात 2 से। अब देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में डी का किससे सुमिलित होगा? 2 से, वामराज देव। अब देखते हैं कि किस ऑप्शन में ये है। ए का 4, बी का 3rd और ए का 3rd, बी का 4, ऑप्शन नंबर सॉरी ए का 4 था ना? हाँ, सिमुख। सातवाहन किससे था? तो सिमुख से था। ए का 4। अब देखिए केवल ऑप्शन नंबर डी में ही ए का 4 है। ऑप्शन नंबर डी में क्या है? केवल ए का 4 है, तो हमें आगे प्रश्न देखने की ज़रूरत ही नहीं है, एक जान गए। तो ये देखिए किसी भी ऑप्शन ए बी सी में डी नहीं मिल रहा है ए से, इसलिए ऑप्शन डी में ही मिल रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, कर जीडीपी अनुपात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? या किसी देश की जीडीपी की तुलना में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर राजस्व का अनुपात होता है। पहला ही कथन क्या है? सही है। दूसरा कथन कह रहा है कि यह देश की अर्थव्यवस्था के आकार के संबंध में कर राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता की एक उपयोगी माप है। तो ये भी क्या है? सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरबी या घुइया की सब्जी। अरबी या घुइया की सब्जी में कनकनाहट के लिए मुख्यतः उत्तरदायी होता है क्या? ऑक्जेलिक, कैल्शियम ऑक्सलेट, ओलियोयूरेसिन या आइसोसाइनाइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम ऑक्सलेट। अरबी या घुइया की सब्जी में कनकनाहट के लिए मुख्यतः उत्तरदायी क्या है? तो ये है आपका कैल्शियम ऑक्सोसलेट। देखिए अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1 है जिसमें लो एस्क क्षेत्र है, दूसरा क्या है? राज्य है। तब देखते हैं कौन सा लो एस्क कहाँ पे है इंग्लिश, और इसका सही ऑप्शन एक पास देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो प्रश्न संख्या कितना था? 45, ठीक। तो ये जो हासपेट जो है ये कहाँ है? कर्नाटका में। हासपेट कहाँ है? कर्नाटका। ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और 20 का यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, ठीक। उसके बाद से क्या है? खम्मम। दूसरा क्या है? खम्मम। ये जो खम्मम जो है ना, ये आंध्र प्रदेश में, अर्थात बी का किससे सम्मिलित होगा? 3rd से, अर्थात ए का 4, बी का 3rd, इसलिए देखिए बी का ए का 4, बी का 3rd,
ये किस में है? केवल ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हालांकि हम लोग पूरा देख लेते हैं, बहुत से लोगों को आगे भी नहीं पता होगा। तो देखिए दूसरा है क्या? ये है सांकेलियम। ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी क्या है? सांकेलियम। ये कहाँ पड़ेगा? ये आपका गोवा में पड़ जाएगा, अर्थात सी का किससे सम्मिलित होगा? 2 से दिया ही है। नेक्स्ट क्या है? लोहरा हिल्स। लोहरा हिल्स जो है एक ही बच गया है, महाराष्ट्र, तो ये महाराष्ट्र से सम्मिलित हो जाएगा। लोहरा हिल्स किससे है? महाराष्ट्र, अर्थात डी का 1। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक। प्रश्न संख्या 46 का रहा, राज्यपाल सोने के पिंजरे के निवास करने वाली चिड़ियों के समतुल्य है, यह कथन किसका है? सरोजिनी नायडू का, या सरला ग्रेवाल का, मेरी चैत्रा रेड्डी का, या विजय लक्ष्मी पंडित का? तो ये कथन जो है राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़ियों के समतुल्य है, तो ये किसने कहा था? ये सरोजिनी नायडू ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, कहें कि जब भी अगला वीडियो डाला जाएगा तभी उसके नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। और शेयर भी कर दीजिए इसको अपने यार दोस्तों के पास से, इससे हमारा भी भला हो जाएगा और जो जिसके पास जाएगा उसका भी भला हो जाएगा। प्रश्न संख्या 47 का आ रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या भारतीय परिषद 1892, भारतीय परिषद 1909, या भारत शासन अधिनियम 1919? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, भारत परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न है कि भारत ने अपना आधिकारिक परमाणु सिद्धांत किस वर्ष जारी किया था? अगस्त 1919 में, जनवरी 2000 में, या अगस्त 2002 में, या जनवरी 2003 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत ने अपना आधिकारिक परमाणु सिद्धांत किस वर्ष जारी किया था? तो जनवरी 2003 में अपना जो परमाणु सिद्धांत से संबंधित जो आधिकारिक जो परिभाषा थी उसको जारी किया था जनवरी 2003 में। और इसके कुछ जो प्रमुख जो सिद्धांत हैं, जैसे कि नो फर्स्ट यूज। कोई नहीं, अगला प्रश्न है, अब 50 देखते हैं। देखिए 49वां प्रश्न ये कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले राज्य का सही अवरोही क्रम कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु? इसका सही आंसर हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो नगरीय जनसंख्या थी 2011 की जनगणना कौन सा? ये महाराष्ट्र में था, उसके बाद उत्तर प्रदेश आया, उसके बाद से तमिलनाडु में था, फिर पश्चिम बंगाल में था। ये जो नगरीय जनसंख्या पूछ रहा है, और यहीं से पूछ देता है कि सबसे ज़्यादा न्यूनतम, मतलब सबसे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, तो सबसे न्यूनतम जो नगरीय जनसंख्या थी सिक्किम में था, अरुणाचल प्रदेश में था, नागालैंड में था, फिर मिजोरम में था। प्रश्न संख्या 50 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांवों तक राष्ट्रीय संदेश पहुंचाने के लिए जादुई लालटेनों का प्रयोग किया गया था? असहयोग आंदोलन में, बारदोली सत्याग्रह में, सविनय अवज्ञा आंदोलन में, या भारत छोड़ो आंदोलन में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांवों तक राष्ट्रीय संदेश पहुंचाने के लिए जादुई लालटेनों का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर 50 इसका का ऑप्शन नंबर 50 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। जादुई लालटेन का प्रयोग किया गया था कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। देखिए प्रश्न संख्या 51 जो कर रहा है, मछली उत्पादन के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? मछली उत्पादन के मामले में भारत विश्व का कौन सा स्थान है? पहला है, चौथा है, तीसरा है, या चौथा है, या दूसरा है? तो सबसे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो मछली उत्पादन के मामले में भारत कौन सा स्थान है? तीसरे स्थान पर है। और मछली उत्पादन को किस क्रांति के नाम से जाना जाता है? नीली क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरे स्थान पर कौन सा है? इंडिया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? प्रश्न संख्या 52। तो उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था, तो पहला ही कथन क्या है? गलत हो जाएगा।
क्योंकि जो इनका जन्म जो हुआ था ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में नहीं हुआ था, बल्कि इनका जो जन्म हुआ था 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में हुआ था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, गलत है। उसके बाद दूसरा है, उन्होंने एकात्म मानवतावाद के दर्शन का प्रतिपादन किया, सही है। उन्होंने स्वदेश नाम से एक दैनिक समाचार पत्र निकाला, ये भी सही है। और उन्होंने राष्ट्रीय चिंतन नामक पुस्तक लिखित, ये भी क्या है, सही है। पूछा कौन सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि दिया है उनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ, ये गलत है, मथुरा में हुआ था। और इनके मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु जो हुआ था 1968 में मुगल सराय में हुआ था। प्रश्न संख्या 53 के नीचे दो कथन दिए गए हैं, जिनमें एक कथन को ए तथा दूसरे को आर कहा गया। अंग्रेजों ने भारत में पाश्चात्य शिक्षा का आरंभ किया, तो ये क्या सही है। अंग्रेजों ने जो भारत में क्या किया, पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ किया, ये सही है। उसके बाद वे भारतों को वैज्ञानिक और राष्ट्रीय प्रगति के प्रति जागरूक करना चाहते हैं। देखिए कारण तो इसे भी गलत है कि ये अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा तो दिया, लेकिन यहाँ के लोगों को वैज्ञानिक और राष्ट्रीय प्रगति के प्रति जागरूक करने के लिए नहीं, बल्कि एक तरह से अपना एक यूँ कहा जाए कि ऐसे भी वो व्यक्तियों को तैयार करना चाहते थे जो रंग रूप से केवल मतलब इंडियन हो, लेकिन दिमाग से या मतलब सोच से केवल अंग्रेज हों। और इनके जो अंग्रेजी शिक्षा देने का जो मूल कारण था, केवल ये था कि शासकीय कार्यों में सहयोग प्राप्त करना था, ताकि ब्रिटिश हितों की पूर्ति किया जा सके। देखिए पहले, इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सत्य है किंतु आर क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा प्रस्तुत की गई कॉर्नवालिस संहिता का संबंध किससे है। विधायी सुधारों से, न्यायिक सुधार से, भू राजस्व सुधार से या शैक्षणिक सुधारों से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए न्यायिक सुधारों से। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कॉर्नवालिस संहिता जो थी, ये न्यायिक सुधारों से थी। हालांकि इसने भू राजस्व सुधार में भी परिवर्तन किया, लेकिन जो कॉर्नवालिस संहिता थी ये न्यायिक सुधारों से संबंधित थी। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है रेडियो धर्मिता 55 है। रेडियो धर्मिता निम्नलिखित में से किस एक यंत्र द्वारा नापी जाती है। कैलोरीमीटर, गाइगर मूलर काउंटर, रिएक्टर स्केल या कैस्कोग्राफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाइगर मूलर काउंटर के माध्यम से रेडियो धर्मिता की नाप की जाती है। देखिए हम लोग जल्दी जल्दी बस प्रश्न आंसर देख ले रहे हैं ताकि जल्दी खत्म हो जाए। अगला कार्य यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किन कणों की आवश्यकता होती है। इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की या न्यूट्रॉनों की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 56 जो है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूट्रॉन की। यूरेनियम विखंडन की जो सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। किसकी होती है, न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न, हिंदू पंचांग के अनुसार निम्नलिखित महीनों को सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। हिंदी पंचांग के अनुसार निम्नलिखित सही मतलब निम्न महीनों को कालक्रमानुसार में व्यवस्थित किया जाता है। पहला महीना कौन आएगा, देखिए और हिंदी मतलब पहला मतलब हिंदी कैलेंडर के अनुसार देखें तो सबसे पहले आता है कौन, चैत आता है, जिसे हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी कहा जाता है। चैत के बाद से कौन आता है, तो बैसाख आता है। तो बैसाख इसमें नहीं है तो उसके बाद ये भी नहीं हो जाएगा। तो बैसाख के बाद क्या आता है, जेठ आता है, तो ये भी नहीं है तो भी नहीं होगा। उसके बाद क्या आता है, सावन। सावन के बाद क्या आ जाता है, हाँ सॉरी, बैसाख के बाद जेठ आता है, जेठ के बाद क्या, आषाढ़ आता है। आषाढ़ के बाद क्या आता है, सावन आता है। सावन के बाद से भादो आ जाता है, जिसे भाद्रपद आता है, लेकिन जिसे गांव में वो कहते हैं, वो भादो कहते हैं। उसके बाद अश्वनी आ जाता है, अश्वनी या कुआर। तो इसमें दिया अश्वनी या कुआर दिया है, भादो दिया है, भाद्रपद दिया है। तो सबसे पहले हो जाएगा एक, क्या होगा, सबसे पहले एक हो जाएगा, उसके बाद से 3। और ये जो अगहन होता है, जगह से अग्रगहन कहा जाता है, तो ये आता है आपका कब, ये आता है 9वां महीना कहा जाता है, जिसे मार्गशीर्ष भी कहा जाता है। ठीक, और उसके बाद से पूस जो पड़ता है, अगहन के बाद से क्या आता है, पूस आता है। इसलिए 1, 3 इसका देखिए पहले भादो आ जाएगा, फिर अश्विन, उसके बाद अगहन, फिर पूस, अर्थात 1, 3, 2, 4। अब देखते हैं 1, 3, 2, 4 किस ऑप्शन में। एक बार मैं शुरू से बोल दे रहा हूँ कौन हिंदी महीने का जो मतलब कौन महीना कौन पहले आता है। देखिए सुन लीजिए, पहले चैत आता है, जो हिंदू नववर्ष का पहला महीना होता है। उसके बाद चैत के बाद बैसाख आता है, जेठ आता है, फिर आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन या कुवार, कार्तिक,
अगहन या मार्गशीर्ष भी बोलते हैं इसे। उसके बाद 10वें महीना जो होता है पोष होता है, जिसे पुष से या पुष भी कहता है। उसके बाद माघ आता है 11वां महीना और फागुन आता है 12वां महीना। ठीक, तो अब देखते हैं किस ऑप्शन में 1, 3, 2, 4 है, उसी को सही माना जाएगा। क्या था? 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, इसलिए देखिए 1, 3, 2, 4 जो है ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 58 है, डीपी धर मॉडल पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अपने निर्धारित समय से 1 वर्ष पहले समाप्त कर दी गई, जिसके अंतर्गत पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना, 5वीं पंचवर्षीय योजना, 6ठी पंचवर्षीय योजना या 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 5वीं पंचवर्षीय योजना। ये 5वीं जो पंचवर्षीय योजना था अपने समय सीमा से 1 साल पहले ही समाप्त कर दिया गया था। और ये कब था? और ये जो डीपी धर मॉडल पर आधारित था, ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का था कब से का? तो 1974 से लेके 1974 से 78 तक था ये। बस 1974 से लेकर 69 तक होना चाहिए, लेकिन ये 79 तक, लेकिन था कब तक? 78 तक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते क्या 59 का रहा है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण को मापने के लिए बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अर्थात बीओडी देखिए काफ़ी कई बार प्रश्न ये पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण भी प्रश्न है। तो पूछा है कि ऑक्सीजन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अर्थात बीओडी का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? तो ये होता है 59 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल प्रदूषण के लिए बीओडी का प्रयोग किया जाता है। जल प्रदूषण को नापने के लिए बीओडी का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 60 का है, उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध राजगंगवा क्षेत्र किस जिले में स्थित है? प्रश्न संख्या 60 है कि उत्तर प्रदेश में बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध राजगंगवा क्षेत्र मिर्जापुर में है, चंदौली में है, बांदा में या हमीरपुर में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो बॉक्साइट का जो क्षेत्र है राजगंगवा, ये बांदा क्षेत्र में है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध राजगंगवा क्षेत्र कहाँ है? बांदा में है। अगला प्रश्न, इरूलार और कनिक्कर जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं? प्रश्न संख्या 61 है, इरूलार और कनिक्कर जो जनजातियां होती हैं किस राज्य में पाई जाती हैं? मेघालय में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में या तमिलनाडु में? तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये तमिलनाडु है। इरूलार और कनिक्कर जो जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं? तमिलनाडु में पाई जाती हैं। और मेघालय की कुछ जनजातियां देखें तो यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया, रेंगमा या कोन्नार, कोक, भोई आदि जनजातियाँ हैं। और हिमाचल प्रदेश में कौन कौन जनजाति हैं? तो किल्लौर, लाहौल, गद्दी, गुर्जर जनजाति हैं। और सिक्किम में भूटिया, लिम्बू, केपचा आदि जनजाति आती हैं। तो मैं बोल दिया हूँ, उसको ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा। प्रश्न संख्या 62 का रहा है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का सिद्धांत प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो इसका किसका मतलब इसका सिद्धांत जो किसने मतलब इस बेरोजगारी के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? रेगनर नकर्स ने, आर्थर लेपर ने, हर्समैन ने या रोजस्टीन रोडा ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेगनर नकर्स ने। इसका प्रच्छन्न बेरोजगारी के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, रेगनर नकर्स ने। ऑप्शन नंबर बी इसका ए इसका क्या हो गया? सही हो गया। और ये जो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होता है ना, प्रच्छन्न बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता बिल्कुल नहीं होती या शून्य होती है, अर्थात इन लोगों को उस काम में हटा भी लिया जाए तो कोई भी उसका फर्क नहीं पड़ता है। और ये ज़्यादातर देखा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी गाँवों में देखा जाता है, जो खेती किसानी रहते हैं, अर्थात 3 भाई हैं तो और जो 1 बीघा खेत है, तीनों भाई एक ही खेती कर रहे हैं। लेकिन और जो मान लीजिए 2 भाई 3 भाइयों में से 2 भाई और जो कोई बाहर चल जाएँ, मतलब दिल्ली मुंबई कमाने के लिए, और 1 भाई भी बचा रहे और वो ठीक उसी तरह से खेती करा रहा है जैसे पहले हो रहा था, अर्थात पहले को उसके उत्पादन उन लोगों के रहने से न रहने से कोई उत्पादन को प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो ये ऐसे बेरोजगारी को क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। बस ऐसे लोग ये लगता है कि हाँ रोजगार में लगे हुए हैं, लेकिन उनके रोजगार उस फील्ड में रहने से या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसे बेरोजगारी को क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी का नाम दिया जाता है। देखिए प्रश्न संख्या 63 का रहा है 63 कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। उत्तर प्रदेश की झीलें हैं, अवस्थित हैं गौर झील
और ये किस जगह पर स्थान है। तो देखिए हम लोग इंग्लिश देख लेते हैं, क्योंकि इंग्लिश और ऑप्शन एक पास आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें दे रहा है क्या, गौर झील, मतलब गौर लेक, लेक को झील बोलते हैं। तो गौर झील कहाँ है, गौर लेक ये रामपुर में, अर्थात ए का किससे सम्मिलित होगा, थर्ड से। ये जो गौर लेक है ए का किससे सम्मिलित हो रहा है, थर्ड से। अब देखिए और थोड़ा सा भी अब कॉमन सेंस होगा, तो देखिए गौर लेक, और जो आपको स्पष्ट एकदम गौर लेक के बारे में पता है तो आगे किसी भी ऑप्शन को ऐसा, देखिए ये जो प्रश्न होते हैं ना ऐसे जो सम्मिलित करने वाले ऐसे ही ज़्यादातर बनाए जाते हैं। कहीं कहीं विवाद, मतलब विवाद वो अपवाद स्वरूप हो जाता है कि सारे चारों ऑप्शन देखने पड़ते हैं, लेकिन एक दो मिल गया तो उसके बाद से आगे सारे मिल जाते हैं। तो इसमें जो गौर लेक है ये रामपुर में है, और ये ऑप्शन ए में ही केवल मिल रहा है, ए का थर्ड। तो आगे हम लोग को कोई भी ऑप्शन इसका देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और ये कब होगा, जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व किए रहेंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस रहेगा तभी। तो अब हमें किसी और प्रश्नों को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, एक इसका सही करेंगे और आगे निकल जाएंगे। लेकिन फिर भी हम लोग तो यहाँ पूरा देखेंगे। पहले ए का थर्ड से सम्मिलित है, रामपुर से। उसके बाद से क्या है, लिलौर झील या लिलौर लेक, तो ये कहाँ है, तो बरेली में, अर्थात इसी ई का बी का कैसे सम्मिलित होगा, वन से, ये भी सम्मिलित है। उसके बाद से क्या है, दरवन झील, क्या है ये, दरवन लेक। जो दरवन लेक है ये है आपका अम्बेडकर नगर में, अर्थात सी का किससे सम्मिलित होगा, फोर से। उसके बाद क्या है, नौह झील, ये कहाँ है, मथुरा में, नौह झील मथुरा में। इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 64 कि संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे जिनका कार्यकाल 1926 से लेकर अगस्त 1932 तक था। सर रॉस बारकर, सर डेविड पेट्री, सर आयरे गॉर्डन, या सर FW रॉबर्टसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रॉस बारकर। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, जो रॉस बारकर थे ये संघ लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे, और इनका कार्यकाल 1926 से लेकर 1932 तक था। अगला प्रश्न देखते हैं 64। तो नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक कथन को ए तथा दूसरे को आर कहा गया है। सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये कथन क्या है, सही है। और दे रहा है कि कथन कारण दे रहा है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ी की जरूरत पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता को पूरी करती है। देखिए ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है इसका, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये देखिए कथन और भी सही है, और जो कारण है ये दोनों सही है, और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। इसलिए ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के सुदूर भौगोलिक इकाई कौन सी है। कन्याकुमारी, लक्षद्वीप, रामेश्वरम, या ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। निम्नलिखित में से भारत के सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है, तो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। अब देखिए जब भी आप लोग भारत का नक्शा देखते होंगे तो ये जो यहाँ पे जो द्वीप होती हैं, ये जो द्वीप हैं ये भारत से मतलब ये सबसे ज़्यादा दूरी पे हैं, भौगोलिक में सबसे ज़्यादा दूरी पे हैं। और जो तमिलनाडु की जो कन्याकुमारी है ना, ये भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, लेकिन ये जो निकोबार द्वीप समूह है भौगोलिक इकाई का सबसे मतलब दूर स्थित है। और यही भारत का जो पूर्वी बिंदु होता है, इस जो सबसे पूर्वी बिंदु, और ये एक होता है पश्चिमी बिंदु। जो सबसे पश्चिमी बिंदु होता है ना, ये गौर माता होता है, जहाँ कहलाता है गुजरात में है एक गौर माता जगह, वो जिस उसको का वो सबसे पश्चिमी बिंदु वो होता है। और जब सबसे पूर्वी बिंदु होता है ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, कहाँ पे, किबुथी गांव में। इसलिए ऑप्शन नंबर खैर इसका डी होगा। अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कर रहा है HTML का पूर्ण रूप क्या है। HTML का पूर्ण रूप क्या है, हाइपर ट्रांसफर मार्कअप लैंग्वेज, या हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, या हाइपर टेक्स्ट मॉडिफाइड लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मल्टीपल लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML का पूर्ण नाम हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है कि भारत के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। भारत के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। तो कह रहा है कि भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के मस्तिष्क से ऊपर थी। देखिए कथन था ना
कि ये भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की मस्तिष्क थी। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि 24 मार्च से जो 6 मार्च 1947 के बीच भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन होता है, जिसमें 133 बैठकों की श्रृंखला के बाद माउंटबेटन ने यह निर्णय लिया था कि कैबिनेट मिशन की रूपरेखा अब जैसे कि अब इसका कोई मतलब नहीं रह चुका है, तो ना तथा उन्होंने एक वैकल्पिक योजना बनाई जिसको बाल्कन प्लान नाम दिया। इसलिए कथन एक क्या गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे विंस्टन चर्चिल नहीं रहता और जो माउंटबेटन होता तो ये सही हो सकता था। उसके बाद भारत के विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था। तो ये तो कथन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सीमा आयोग का जो अध्यक्ष थे ये लॉर्ड माउंटबेटन नहीं थे। कौन थे? ये रेड क्लिफ थे। ये भी कथन क्या है? गलत है। उसके बाद भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया ताकि वो जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। तो इसलिए ये कथन क्या था? ये कथन सी क्या था? सही था। आप पूछा कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब डी देख लेते क्या कर रहा है कि 14 जुलाई 1947 को कांग्रेस दिल्ली अधिवेशन में भारत विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। तो ये भी कथन क्या है? गलत है, क्योंकि 14 जुलाई 1947 के कांग्रेस अधिवेशन में नहीं बल्कि 14 जून 1947 को, ये जुलाई नहीं है जबकि यहाँ पे 14 जून और रहता, तो ये कथन ही भी क्या होता? सही होता। लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? बस सही है, बाकी सभी गलत है। एक बार आप लोग पुनः इसको रोक कर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है 69 कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित जूनोटिक रोग है? जीवाणु जनित जूनोटिक, बिसहरिया, जीका बुखार, ब्रुसलिस या रेबीज। कह रहा है कि निम्नलिखित कौन जीवाणु जनित जूनोटिक रोग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो बिसहरिया और ब्रुसोलिस। पहले देख लेते हैं हम जीवाणु जनित मतलब जूनोटिक रोग क्या होता है। तो जूनोटिक जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जूनोज और नोसोस से मिलकर बना होता है, जिसमें जूनोज ग्रीक शब्द जून से लिया गया और जिसका अर्थ होता है जानवर, और नोसोस का अर्थ होता है बीमारी। अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इसको जो परिभाषा दिया गया है कि कोई भी ऐसी बीमारी या संक्रमण जो प्राकृतिक रूप से कशेरुकी या जानवरों में मनुष्यों से जानवरों में फैलता है उसे जूनोटिक बीमारी के रूप में जाना जाता है। सीधे सीधी मोटी मोटी बात है तो जानवरों से जो बीमारी होती हैं मानवों में या जानवरों में ही, तो उसे जूनोटिक बीमारी का नाम दिया जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये दिया जीवाणु जनित रोग। तो देखिए इसका सही आंसर होगा एक पहला बिसहरिया और ब्रुसोलिस। अब देखेंगे कि रेबीज भी तो जानवर से होता है, लेकिन ये जीवाणु से नहीं होता है, ये किससे होता है? विषाणु अर्थात वायरस से। और ये जो जीका बुखार है ये भी किससे होता है? वायरस से ही होता है। तो इसलिए 2 और 4 तो नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 और 3 हो जाएगा। अब देखते हैं 1 और 3 किस में, तो ऑप्शन नंबर ए में ही क्या है? 1 और 3, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संसद द्वारा पूराशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? भारतीय संसद द्वारा पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम कब पारित किया गया था? 1958 में, 1962 में, 1972 में या 1978 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1972। जो भारतीय संसद द्वारा पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम पारित किया गया था 1972 में ही पारित किया गया था। अगला प्रश्न है राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क का मुख्य स्रोत क्या है? तो क्योंझर बोनाई क्षेत्र या डल्ली राजहरा क्षेत्र या बैलाडीला की खाने या नोवा मुंडी की खाने। तो जो उड़ीसा की जो राउरकेला का लौह इस्पात संयंत्र है इसको मिलता है कहाँ से? इसको जो कोयला वोयला मिलता है मतलब लौह अयस्क जो इसको मिलता है इसको क्योंझर बोनाई क्षेत्र से मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारक हैं? प्रश्न संख्या क्या है? 72। तो दे रहा है इसमें अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसे ITCZ भी कहते हैं। उसके बाद हिंद महासागर द्विध्रुवीय अल नीनो या मैस्कर्डी उच्च दाब। तो देखिए ये चारों जो है ना भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तो नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसको हम लोग देखिए मिल्पा दिया है, जो मिल्पा ये यूकाटन के ग्वाटेमाला से सुमिलित है, अर्थात ए का किससे सुमिलित है? 4 से।
ये जो झूमिंग क्रेसी मिल्पा नाम जो होता है ये यूकाटन व ग्वाटेमाला से संबंधित अर्थात ए का 4 से सुमेलित है। उसके बाद जो झूमिंग, अब उसको पता ही होगा, झूमिंग जो होता है उत्तर पूर्वी भारत होता है अर्थात बी का 3rd हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आता है केनिंग। केनिंग जो होता है ये कहाँ से संबंधित है? फिलीपींस से अर्थात सी का 1 से सुमेलित है। और रोका जो है ये ब्राज़ील से संबंधित है। ये ब्राज़ील में झूमिंग कृषि को रोका झूमिंग कृषि को जिसे रोका ब्राज़ील में कहा जाता है, इसलिए डी का क्या हो जाएगा? डी का हो जाएगा आपका 2। अब देख लेते हैं ए का 4, बी का 3rd और सी का 1 था ना, अब ये किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो देखिए ए का 4, बी का 3rd, सी का 1 और डी का 2 केवल मिल रहा है किस में? ऑप्शन नंबर ए में, क्योंकि मिल्पा जो था यूकाटन से था अर्थात ए का 4 था। ये झूमिंग जो था नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में था। और ये था केनिंग जो था ये कहाँ पे था भाई? केनिंग जो था फिलीपींस से संबंधित था, सी का 1। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है, बाकी गलत है। प्रश्न संख्या 64 कर रहा है, नहीं 74 कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? नेतान्या हीरे की कटाई और पालिश के लिए फेमस है, तो ये क्या है? गलत है। मतलब अच्छा सॉरी, यहाँ पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो जो नेतान्या है हीरे की कटाई और पालिश के लिए फेमस है, ये क्या है? सही है। लेकिन पूछा कौन सही नहीं है, तो जो सही नहीं होगा उसको हम लोग ऑप्शन में सही करेंगे। पहले तो देख लेते हैं कि कौन सही है कौन नहीं है। उसके बाद ब्यूनस आयर्स, ये भी क्या है? जलपोत निर्माण के लिए ये भी क्या है? फेमस है जलपोत निर्माण के लिए। ब्यूनस आयर्स जो है अर्जेंटीना में पाया जाता है और ये जो नेतान्या जगह है ये इजराइल का जगह है। उसके बाद है शेफील्ड, जो कटलरी उद्योग, जो शेफील्ड है कहाँ है? इंग्लैंड में है और ये कटलरी उद्योग के लिए फेमस है। उसके बाद है नगोया दिया है, एक ही ऑप्शन बच रहा है एयरक्राफ्ट उद्योग, तो जो नगोया है ये जापान में पड़ता है और एयरक्राफ्ट उद्योग के लिए फेमस नहीं है, बल्कि किसके लिए फेमस है? तो ये सूती वस्त्र के लिए फेमस है। किसके लिए? तो ये सूती वस्त्र के लिए फेमस है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका गलत दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लघु चित्रकला का जनक किसे कहा जाता है? 75 का प्रश्न है, भारत में लघु चित्रकला का जो जनक है किसे कहा जाता है? मुगल को, चोल काल को, पाल को या राजपूत को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाल वंश जो थे ये भारत में लघु चित्रकला का जनक कहे जाते थे। पाल वंश भारत में लघु चित्रों का जनक पाल राजवंश को माना जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट जो भी होगा अगले वीडियो में देखा जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। अगला जीएस का मतलब इसका जो 140 प्रश्नों तक इसको अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही।